जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 73 प्रश्न दोस्तों मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं और 74 नंबर मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, उसके आगे के प्रश्न आज की क्लास में देखेंगे और आज की क्लास दोस्तों आपकी अंतिम क्लास रहने वाली है। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज की क्लास में आपके समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। यह पार्ट नंबर कौन सा है? 8 है। बहुत ही ध्यान से, ठीक है, देखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क में मैंने दिया दोस्तों। शुरुआत में ही आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। देखिएगा 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपसे कहता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा कहता है 1/2 गुणे आधार का स्क्वायर। तीसरा कहता है a + b + c/2 पूरे का होल अपॉन 2। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा, कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। सिंपल सा होता है, जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या रहता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा कुछ होता नहीं, ये होता है a + b + c का पूरे का बटे 2। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपको पता है, जब विषम बाहु त्रिभुज दे रखा होता है उसका जब क्षेत्रफल निकालना होता है तब हम उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। s = a + b + c/2। ध्यान होगा ना, s = a + b + c/2। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अगला देखिएगा 74 के बाद 75 नंबर 75। तो ध्यान से देखिएगा 75 क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा 4 ऑप्शन है। पहला 35√3 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा है 25 वर्ग सेंटीमीटर एंड चौथा है 25 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सब में वर्ग सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, आप जानते क्या है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता क्या होता है, समबाहु
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ध्यान होगा, और समबाहु त्रिभुज से प्रश्न भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में खूब बनते हैं। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो कितना हो जाएगा √3/4 और भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर पता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो आपको क्षेत्रफल चाहिए था, बस सॉल्व कर लो। तो √3/4 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। अति लघु में आया तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, दिया है ऊपर लिख लेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो गया। कितना अच्छा प्रश्न है कि नहीं। अच्छा, एक प्रश्न लिखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इसका आपसे परिमाप भी पूछ सकता था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी पूछ सकता था कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप पूछेगा, वो भी कैसा, समबाहु त्रिभुज। तो 3 इंटू भुजा होता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर होता है। यदि इसका परिमाप पूछता तो आपका 30 सेंटीमीटर आता। ठीक है, चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। बहुत आसान प्रश्न है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। पहला व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। दूसरा 2πr, तीसरा πr² और चौथा है πr³। तो देखिएगा, जो समबाहु की बात हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ये सर्कल है और इसका एरिया की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं πr²। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। और 2πr जो होता है ये वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का परिमाप। तो यदि आपसे पूछता वृत्त की परिधि, क्या वृत्त की परिधि बताइए कितनी होती, परिधि का सूत्र बताइए, तो आप लिखते हैं 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। और व्यास बटे 2, यह वृत्त की त्रिज्या, रेडियस की बात की जाती है। जो त्रिज्या पूछता, त्रिज्या और व्यास में संबंध है तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा पाठ कराया, जिससे क्या बहुत सारे प्रश्न और बन सके। सिर्फ कॉमन सीरीज के ही नहीं, अलग से भी प्रश्न दोस्तों जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उस पर भी मैंने चर्चा किया है। त्रिज्या व्यास में संबंध क्या है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr। ये सूत्र पूछेगा तो वृत्त में इतने सूत्र पूछ सकता है। 76 के बाद 77, 76 के बाद 77 आपसे कहता है क्या, 77 क्वेश्चन, यदि, ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार मैदान, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा, मैदान का क्षेत्रफल होगा, बहुत आसान है। तो देखिए आपसे कहा यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा, देखिएगा 22 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, 49 मीटर स्क्वायर और अंतिम है 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सब कुछ आप कर दें। देखिए
आपसे कह रहा है यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो अभी मैंने वृत्त बनाया तो दोबारा बना देते हैं। एक वृत्त है, वाह भाई वाह, एक ये वृत्त हो गया, जिसकी रेडियस आपको 7 मीटर दे रखी, आर बराबर, आर की वैल्यू आपको 7 मीटर दे रखी। ठीक है, आपसे मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान कैसा वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। कैसे, ठीक है, तो 22/7 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू कितना, 7 का स्क्वायर, यानी कितना 22/7 और गुणे 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर 49 लिख लो, या 7 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, देखिए 7 दूनी 14 हो गया और 7 दूनी 14 1 15, कितना 154 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर लिखा होता तो वर्ग मीटर लिखते, वर्ग मीटर नहीं लिखा तो इसके स्थान पर आप मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नोट करो। अगला देखिएगा 78 आपसे कह रहा है, ध्यान से, घन के आयत, घन के आयतन का सूत्र है, घन के आयतन का सूत्र, ये तो सभी जानते हैं कि नहीं, बताइए, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आंसर करिए, क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास a³, दूसरा 6a², तीसरा a√3 और चौथा है 4a। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा घन के आयतन का सूत्र है, तो जानते हैं घन क्यूब, और क्यूब का जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, कितना भुजा क्यूब होता है, और भुजा यहां पर कितनी, कुछ दिया ही नहीं, तो भुजा को इन्होंने a मान लिया, तो कितना हो जाएगा a³, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। हो गया। अच्छा, अब ये भी समझ लो, देखो 4a क्या होता है, यदि वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं, तो क्या वर्ग का यदि परिमाप पूछता तो 4a हो जाता, 4 इंटू भुजा, a√3 क्या होता, a√3 नहीं, 6a² क्या है, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछता, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछता तो 6a² होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई। चलिए अगला 79 आपसे कह रहा है क्या, कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान समझिएगा, आयत का प्रत्येक कोण होता, देखिए ये आयत हो गया हमारा, और आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, आपको पता आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर तथा समांतर होती हैं, इसलिए आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। यही तो कहा है आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पर ऑप्शन में तो है नहीं, आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, पर 90 को आपको पता है, 90 को ही हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। जैसे पूछ लेता आयत के चारों कोणों का योगफल होता है, तो आप जानते हैं आयत के चारों कोणों को का जो योगफल 360 डिग्री होगा, 90 90 180, 90 270 और 90 360 डिग्री। परंतु
360 डिग्री यदि नहीं दिया होता तो उसमें लिखा होता 4 समकोण। क्या लिखा होता? 4 समकोण। तो यदि आपके ऑप्शन में 4 समकोण होगा तो आयत के चारों कोणों का योगफल कितना? 4 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण जिसमें क्या होती है? थीटा की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री से बड़ी होती है और क्या होती है? थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री से बड़ी होगी और क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। समकोण क्या होता है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उसको समकोण कहते हैं। अधिकोण जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होती है? बड़ी होती है और 180 डिग्री से क्या होती है? कम होती है, तो उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज अधिकोण के बारे में बताया मैंने। 80 नंबर 80 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। उच्च सीमा होगी कि उच्च सीमा होगी। ध्यान से देखिएगा कि उच्च सीमा होगी। पहला ऑप्शन आपके पास 10, दूसरा ऑप्शन आपके पास 20, तीसरा ऑप्शन आपके पास 15 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास 10 + 20। अब देखिए आप कह रहे उच्च सीमा, तो देखिए 10 और 20, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा। तो आपको पता है जो छोटा होता है उसको निम्न सीमा कहते हैं, निम्न सीमा। और जो बड़ा होता है उसे उच्च सीमा कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? तो यानी कि आपसे उच्च सीमा पूछा यानी 20 हो जाएगा। और ये इसका कहता है परिसर बताइए, परिसर। अगला ऐसा एक प्रश्न है आपसे, अगला प्रश्न जो कह रहा था मध्य बिंदु भी कहता है, परिसर का है मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। अगला प्रश्न ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा उच्च सीमा से परिसर उच्च सीमा से नहीं, यदि परास हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? परास या वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा से और क्या कहते हैं, निम्न सीमा को घटा देते हैं, निम्न सीमा को। ठीक है, तो उच्च सीमा 20 - 10 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अभी अगला प्रश्न आएगा उसमें और बातें क्लियर करूंगा। 80 के बाद 81। अच्छा, इसकी निम्न सीमा बताइएगा। 81 नंबर आपसे कहता है वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु ब्रैकेट में लिखा है वर्ग चिन्ह है। मध्य बिंदु ब्रैकेट में क्या लिखा? वर्ग चिन्ह है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 30 एंड चौथा ऑप्शन है 40। तो आपसे कह रहा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब कैसे निकालते हैं? जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना होगा तो आप निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? निम्न सीमा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी? 30 प्लस उच्च सीमा और बटे 2, तो कितना? 70 बटे 2। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 35। तो यानी कितना हो जाएगा? इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 35। वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगला 81 के बाद 82। 82 नंबर आपसे कहता है आयत चित्र में वर्ग अंतराल आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने
आयत, बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा, पहला ऑप्शन देखिएगा, वर्ग अंतराल के, दूसरा वर्ग चिन्ह के, तीसरा वर्ग की बारंबारता के, एंड चौथा आपसे कहता है इनमें से कुछ नहीं, वर्ग की संचयी बारंबारता के नोट करो। अब देखिए आपको पता आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। तो जब आप आयत चित्र बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर हमारा क्या वाई एक्सिस होता है। तो इस तरीके से आप आयत चित्र बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इस तरीके से। तो इधर क्या चलता है, आपका वर्ग अंतराल चलता है, वर्ग अंतराल, और इधर क्या चलती है आपकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो आयतचित्र बड़ा होता जाएगा, संख्याएं घटती जाएंगी तो आयतचित्र छोटा होता जाएगा। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे। तो यानी कि देखिए जो आयतचित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल, भाई देखिए जब बारंबारता बढ़ेगी तो ये आयत बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब बारंबारता घटेगी, जैसे बारंबारता यहाँ घटी तो क्या आयत छोटा हो गया। बात समझ पा रहे हो। तो वही कह रहा है आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा किसके, वर्ग की बारंबारता के। बारंबारता बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, और यदि बारंबारता घटेगी तो आयत का क्षेत्रफल घटेगा। समानुपाती का मतलब ही क्या, जब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी राशि को बढ़ना चाहिए, और जब दूसरी राशि बढ़ेगी तो क्या पहली भी राशि बढ़ेगी। यदि एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि भी घटेगी, या दूसरी राशि घटेगी तो पहली राशि भी घटेगी। इसका मतलब समानुपाती का मतलब ये होता है। अगला 83 नंबर आपसे कहता है, 83 नंबर 83, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, संचयी बारंबारता के वक्र को यह भी कहते हैं। ये भी बहुत आसान है, त्वरण। अगला ऑप्शन है आयत चित्र। अगला ऑप्शन है बारंबारता बहुभुज, और अगला चित्र है इनमें से कुछ नहीं, तो आपको पता है भैया कि संचयी बारंबारता का जो वक्र को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण। ध्यान रखिएगा, संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला 83 के बाद 84, 84 नंबर दोस्तों आपसे कहता है सर्वांग समता में समान त्रिभुजों, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। पहला ऑप्शन समान संगत कोण, अगला समान भुजाएं,
अगला समान क्षेत्रफल, और अगला है ये सभी, नोट करिए इसको, ये सभी, ये द ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। तो देखिए सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। तो देखिए सर्वांग सम होता क्या है, सर्वांग समता होती क्या, देखिए सर्वांग सम, सर्व अंग समान, ऐसा त्रिभुज या ऐसे त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज जिनके सभी अंग आपस में बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, ये, और एक दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, ये। तो पहला त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए सर्वांग सम में समान त्रिभुजों में होता, देखिए सर्वांग समता का अर्थ ही क्या, सर्व अंग समान। आपको मैंने सर्वांग समता की 4 कंडीशन भी बताई हैं, कौन कौन सी याद होगा, SSS, AS, ASA और RHS, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण और उसकी संगत भुजाएं, कोई भी एक संगत भुजा आपस में बराबर होती है तो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। S का मतलब यहाँ पे साइड से है, A का मतलब एंगल से है, तो R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और H का मतलब हाइपोटेनस, कर्ण। ये सर्वांग समता की 4 कंडीशन होती है, इनको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब देखिए सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है, सभी अंग बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण जो होगा इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप एक आकृति को उठाकर, यदि हम त्रिभुज PQR को उठाकर त्रिभुज ABC पर रखें तो ABC को त्रिभुज PQR पूर्णतः ढक ले, और त्रिभुज ABC को उठाकर यदि हम त्रिभुज PQR पर रखते हैं तो क्या, त्रिभुज PQR को त्रिभुज ABC पूर्णतः ढक ले। मतलब एक आकृति के ऊपर यदि हम दूसरी आकृति रखते हैं तो वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, ऐसी आकृतियां हमारी क्या कहलाती, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती। तो समान संगत कोण भी बराबर होंगे, और क्या, समान भुजाएं भी होंगी और समान क्षेत्रफल। जब दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक रही, यानी कि उनके एरिया आपस में बराबर होगा, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो ये चिन्ह लगता है, जैसे ये त्रिभुज हमने लिखा था PQR और इधर क्या त्रिभुज ABC, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक, सर्वांग समता का चिन्ह है। अगला अंतिम प्रश्न 85 नंबर आपसे कहता है, 85 नंबर कि समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। सर्वांग सम, दूसरा अध्यारोपण और समरूप, और अंतिम है इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और आपको पता है, देखिए यदि एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, ये ABC, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, PQR,
तो ये दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर, जैसे कोण ए जो हो वह कोण P के बराबर हो, कोण जो B हो वह कोण Q के बराबर हो, और कोण R जो हो वह कोण R के बराबर, एक कोण C जो हो कोण R के बराबर हो। मतलब संगत कोण यदि आपस में बराबर, त्रिभुज छोटे बड़े भी हो सकते हैं। देखिए जैसे एक त्रिभुज ये ले लिया, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ये है और एक समबाहु त्रिभुज ये है, तो जो इस समबाहु त्रिभुज ABC और दूसरा समबाहु त्रिभुज PQR है, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं? तो कोण तो हमारे आपस में बराबर हो सकते हैं पर भुजाएं बराबर नहीं होंगी। वही कह रहा समान कोणिक, मतलब कोण तो समान हो, दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो जब दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होता है, ऐसी कंडीशन में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती और संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। यानी कि यहां से AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू CA अपान RP। AB अपान PQ संगत भुजाएं ये कहलाती करेस्पॉन्डिंग साइड्स, BC अपान QR और CA अपान PR। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होती है? जब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए, समरूप। ऐसी कंडीशन में जब दो आकृतियां हमने कैसी होंगी? समरूप होंगी, तब ये कंडीशन क्या होगा? जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पवन सीरीज के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दे रखे थे आपके पवन सीरीज में, मैंने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बहुत अच्छे से कराने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे से किए होंगे। जो डाउट है आपके पवन सीरीज में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे वो भी क्लियर हो चुके होंगे और नए भी प्रश्न आपको देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने से शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात क्या प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।